तो आइए जॉब करते हैं। और आज हम एसए 500 की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला एसए है, दैट इज़ एसए 500 ऑडिट एविडेंस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक इसके अंदर क्या है, स्कोप। ठीक है, तो ये ऐसे आपको बताने वाला है कि व्हाट कंस्टिट्यूट्स ऑडिट एविडेंस। ये ऐसे आपको ये नहीं बताने वाला कि ऑडिट एविडेंस कलेक्ट कैसे करते हैं, जी नहीं। ये ऐसे आपको बताएगा कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको ऑडिट एविडेंस मानी जाएगी। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है और इसमें आने वाले सारे टॉपिक्स ही अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल रेलिवेंट और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हर किसी का जॉब करना है आपको। तो पहला टॉपिक इसमें से क्या है, इन्फॉर्मेशन टू बी यूज एज ऑडिट एविडेंस। ठीक है, चलिए इसमें 3 पॉइंट है अपने पास। पहला पॉइंट, व्हेन डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर्स द ऑडिटर शैल कंसिडर द रेलिवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन टू बी यूज एज ऑडिट एविडेंस। ठीक है, आपको सिर्फ पर्पल वाले जो कि अंडरलाइन है उन पे ध्यान देना है, प्लस जो रेड मार्क है उस पर ध्यान देना है। तो मेरा पहला पॉइंट खत्म हो जाता है क्या, कि रेलिवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ऑडिटर साहब जब डिजाइन करेंगे, परफॉर्म करेंगे ऑडिट प्रोसीजर, तो उनको कंसिडर करने की रेलिवेंस एंड रिलायबिलिटी क्या होगी, इन्फॉर्मेशन जिनको ऑडिट एविडेंस की तरह यूज़ करनी है। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा खत्म होता है। सेकंड पॉइंट के टूवर्ड्स बढ़ते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें देखो आप 4 एरो निकल रहे हैं यहाँ से, 1 2 3 4, और ये चारों एरो ही जो है ना एक अलग अलग स्पेसिफिक टॉपिक है। तो इस वाले पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से करके जाना है पेपर में, और मैं इससे भी क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इस बार आ सकता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, दैट इज़ व्हेन इन्फॉर्मेशन टू बी यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस हैव बीन प्रिपेयर्ड यूजिंग अ वर्क ऑफ अ मैनेजमेंट एक्सपर्ट, the auditor shall to the extent necessary having regard to the significance of the expert work for the auditor purposes. First point, evaluate the CCO का मतलब क्या है, competence, capability and objectivity of that expert. Second, obtain understanding of that management expert work. And third, evaluate the appropriateness of the expert work. ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा खत्म हो जाता है। यहाँ पे बड़ा इजी था क्या, जब इन्फॉर्मेशन आप यूज़ कर रहे हो तो एविडेंस वो किसने प्रिपेयर करी है, मैनेजमेंट के एक्सपर्ट ने। तो नीचे वाले 3 चीज़ें देख लेना, मैनेजमेंट के एक्सपर्ट, क्योंकि मैनेजमेंट एक्सपर्ट कोई भी हो सकता है, और आपको क्वेश्चन पता है डायरेक्टली नहीं आएगा मैनेजमेंट का एक्सपर्ट, वो कुछ ऐसे वर्ड यूज़ करेंगे क्वेश्चन के अंदर, क्या ऐसे कैसे कोई वर्ड यूज़ कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक्चुरी, आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे कि हाँ ये ऐसे 500 है, ये एक्चुरी जो है मैनेजमेंट का एक्सपर्ट है, तो मुझे क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी। पहला इवैल्यूएट CCO, दूसरा ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग, थर्ड में इवैल्यूएट द एप्रोप्रिएटनेस। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा खत्म होता है। थर्ड पॉइंट हमारे यहाँ पे क्या आता है, that is when using information produced by the entity, the auditor shall evaluate whether the information is sufficiently reliable for the audit purposes including as necessary in the circumstances। इसके अंदर सबसे पहला सब पॉइंट क्या है, obtaining audit evidence about the accuracy and completeness, and अगला evaluating whether the information is sufficiently precise and detailed for the audit purposes। ठीक है, बड़ा ही easy पॉइंट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट तो मैं नहीं कहूँगा, बड़ा ही easy पॉइंट कहूँगा। ठीक है, चलो तो 3 पॉइंट हमारे यहाँ पे खत्म हो गए। पर्पल वाले पे ध्यान देंगे, पहला रेलिवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन, दूसरा वर्क ऑफ अ मैनेजमेंट एक्सपर्ट, एंड थर्ड में क्या आ गया, इन्फॉर्मेशन सफिशिएंटली रिलायबल। ठीक है, अब जरा पहले एरो की तरफ ध्यान देंगे। पहला एरो कहाँ से निकल के आ रहा है, मैनेजमेंट के एक्सपर्ट से। ठीक है, चलो तो इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होने जा रहा है, दैट इज नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर इन रिलेशन टू एंड व्हेन इन्फॉर्मेशन टू बी यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस हैव बीन प्रिपेयर्ड यूजिंग द वर्क ऑफ द मैनेजमेंट एक्सपर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जब मैनेजमेंट के एक्सपर्ट ने कुछ इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर करी, इसको आप एज ऑडिट एविडेंस यूज़ करने जा रहे हो, तो नेचर, टाइमिंग एक्सटेंड क्या रहेगा आपके ऑडिट प्रोसीजर्स का। ठीक है, इस पर केस स्टडी बन सकती है, बहुत प्यार से पढ़ना है इसको, बहुत ही आराम से पढ़ना, और इसीलिए मैंने नीचे एक मेमोरी टेक्निक लिखी, जरा इस पर ध्यान देंगे। सबसे पहले मेमोरी टेक्निक पे आएंगे, क्या है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट विद ऑडिटर। इस लाइन को रट लो, फिर से बोलेंगे एक बार, नेचर ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट विद द ऑडिटर, अगेन नेचर ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट विद ऑडिटर, अगेन नेचर ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट विद ऑडिटर। ठीक है, चलो सबसे पहले बात करते हैं नेचर। तो नेचर मेरे साथ बोलेंगे, 7 पॉइंट्स है इसमें, मेरे साथ बोलेंगे, नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मैटर टू विच मैनेजमेंट एक्सपर्ट रिलेट्स। अगला, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द कंट्रोल्स विद इन द एंटिटी ओवर द मैनेजमेंट एक्सपर्ट वर्क। तीसरा, नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट एक्सपर्ट वर्क, इसको मैं NSO बोलता हूँ। NSO का मतलब होता है नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अगला, whether the management expert is employed by the entity or is a party engaged by it to provide relevant services। अगला, the extent to which management can exercise control or influence over the work of the management expert। एंड फिर अगला, the auditor's knowledge and experience with the management expert of field of expertise। एंड लास्ट में क्या आ गया, the auditor's previous experience with the, या फिर the auditor's previous experience of the work with that expert। ठीक है, तो मेमोरी टेक्निक के थ्रू हमारा एक टॉपिक भी खत्म हो गया, दैट इज नेचर ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट विद ऑडिटर। ठीक है, तो बड़ी इजी पॉइंट से फिर से गो थ्रू करेंगे इसको मेरे साथ साथ। पहला आ गया कि नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी क्या है उस मैटर की जिसमें मैनेजमेंट एक्सपर्ट काम कर रहा है, पहला पॉइंट। अगला, नेचर मतलब नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल्स कितने लगा रखे मैनेजमेंट के एक्सपर्ट के वर्क के ऊपर। तीसरा, NSO क्या है मैनेजमेंट के एक्सपर्ट के वर्क का। अगला, क्या वो जो मैनेजमेंट का एक्सपर्ट है वो क्या हमने उसको परमानेंटली एम्प्लॉय कर रखा है हमेशा के लिए अपने पास, या फिर कुछ स्पेसिफिक काम देते और भगा देते हैं। फॉर एग्जांपल क्या मैंने कोई एक्चुअली डिपार्टमेंट अपनी कंपनी में बना रखा है, या फिर मैं बाहर से एक्चुअली अपॉइंट करता हूँ, स्पेसिफिक काम करवाता हूँ, तो उसको फीस देता हूँ, भगा देता हूँ। फिर अगला पॉइंट क्या आ गया इसमें,
कि कितना कंट्रोल, कितना इन्फ्लुएंस मैंने कर रखा है मैनेजमेंट के एक्सपर्ट के ऊपर। अगला कि ऑडिटर की नॉलेज क्या है, क्या एक्सपीरियंस है उस एक्सपर्ट के साथ। एंड अगला आता क्या ऑडिटर का कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो भी देखना है। तो मेमोरी टेक्निक के थ्रू खत्म हो गया नेचर ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट विद ऑडिटर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। सेकंड एरो ऊपर से आ रहा है सीसीओ। अभी पढ़ा था मैंने सीसीओ ऑफ द मैनेजमेंट एक्सपर्ट। तो क्या कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी क्या रहेगी मैनेजमेंट के एक्सपर्ट की। ये 5 पॉइंट्स है इसमें, और पाँचों के पाँचों बड़े ईजी है। देखो मैं इसको कैसे पढ़ना, मेरे साथ पढ़ना। ठीक है, देखो पहला पॉइंट कि क्या कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है ऑडिटर साहब आपका, नहीं है, चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलो एक काम करो, आप खुद ना जाके, अगर पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, अभी काम करो डिस्कस कर लो उनके साथ जाके। ऑडिटर मना करता है मुझे डिस्कस नहीं करना है, अच्छा तो कोई बात नहीं, आप एक काम करो उन लोगों के साथ डिस्कस कर लो जो उस एक्सपर्ट के वर्क के साथ फैमिलियर है। फॉर एग्जांपल कंपनी का सीईओ, सीएफओ पहले काम कर रखा हो उसके साथ। जी ये भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा। अब एक काम करो, अब हम बड़ी बात करते हैं। बड़ी बात मतलब मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडी, सीए। ठीक है, तो क्या उस एक्सपर्ट के पास क्या नॉलेज है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या उसके बाद मेंबरशिप है प्रोफेशनल बॉडी की। फॉर एग्जांपल क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट है या फिर लाइसेंस टू प्रैक्टिस, फॉर एग्जांपल कुछ सीओपी होल्ड कर रखी नहीं कर रखी, वो देख लो। एंड लास्ट में क्या कहता है, क्या उस एक्सपर्ट ने कुछ पेपर पब्लिश करे हैं, बुक्स कुछ लिखी हैं, वो देख लो। ये पांचों पॉइंट देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि सीसीओ क्या है उस मैनेजमेंट के एक्सपर्ट की। ठीक है, सेकंड टॉपिक हमारा खत्म हो जाता है इसके अंदर ही। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्क ऑफ द मैनेजमेंट एक्सपर्ट। ठीक है, देखो एरो ये ऊपर से आ रहा है। ठीक है, इसमें भी एरो जो है, इसमें एरो, ठीक है, इस आपका ना ये हाँ, ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग द एक्सपर्ट वाला जो एरो है ना, एरो ये थोड़ा नीचे आएगा। ठीक है, ये फर्स्ट पेज पे खत्म हो रहा है पब्लिश पेपर के ऊपर, ये ऐसा नहीं है, ये नीचे आपको एरो लेके आना है, उसको एज्यूम करें नीचे एरो आपका आ चुका है। ठीक है, तो कहाँ मान रहा हूँ मैं इसको, ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्क ऑफ द मैनेजमेंट एक्सपर्ट। अच्छा, अब आप अंडरस्टैंडिंग कैसे लोगे मैनेजमेंट एक्सपर्ट की वर्क की, कुछ नहीं करना, जरा पर्पल वाले पे ध्यान देंगे। पहला कोई एरिया ऑफ स्पेशलिटी, दूसरा प्रोफेशनल अदर स्टैंडर्ड्स, तीसरा एजम्पशंस एंड मेथड, चौथा इंटरनल एक्सटर्नल डेटा। तो पहला क्या आ गया, क्या उस एक्सपर्ट के फील्ड में कोई एरिया ऑफ स्पेशलिटी है, वो देखो। क्या उसके ऊपर कोई प्रोफेशनल या फिर अदर स्टैंडर्ड्स लगते हैं, वो देखो। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे सीए के ऊपर तो क्या लगते हैं, एसएस लगते हैं, या फिर अदर हमारे पास जब हम ऑडिट कर रहे होते हैं, या फिर वहाँ पर कुछ अदर शेड्यूल्स वगैरह कुछ भी लगते हैं, तो क्या उसके ऊपर लगते हैं लगते हैं, वो देखो। अगला आता है एजम्पशन एंड मेथड। ये जितना ही पॉइंट आसान है ना देखने में, एजम्पशन एंड मेथड बड़ा ईजी है, इस पर इतने क्वेश्चन बनते हैं। आपको पता भी रहेगा आपके साथ कब आईसीए खेल गया। आपको आईसीए कैसे पता है, कैसे क्वेश्चन देगा, कोई भी फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन उठाएगा और बोलेगा, या डेप्रिसिएशन बोलेगा, या फिर कुछ भी चीज़ उठा लेगा और फिर बोलेगा कि ये ऐसा ऐसा मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने करा है, तो क्या करना है इसमें, आपको समझ ही नहीं आएगा ये पॉइंट यहाँ से रिलेट करता है। वहाँ पे माना जाएगा क्या कि अच्छा डेप्रिसिएशन है, इसके ऊपर यूज़फुल लाइफ इतनी है, इतना रेट है, अच्छा ये एजम्पशन मानी है किसने, मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने, कि ये ठीक है या नहीं है, इस तरीके से रिलेट करना है आपको क्वेश्चन। ठीक है, चलो थर्ड पॉइंट पे खत्म होगा, दैट इज व्हाट एजम्पशन एंड मेथड आर यूज्ड बाय द मैनेजमेंट एक्सपर्ट एंड वेदर दे आर जनरली एक्सेप्टेड विद द एक्सपर्ट फील्ड और नॉट। एंड लास्ट में क्या आ गया था, अगर उसने कोई नेचर ऑफ द इंटरनल और एक्सटर्नल डेटा और इन्फॉर्मेशन विद द ऑडिटर ऑफ द ऑडिटर एक्सपर्ट यूजेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एरो टॉपिक खत्म हो गया। एंड देन लास्ट एरो जो कि ऊपर से आ रहा है हमारा इसके साथ, दैट इज इवेल्युएट द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द मैनेजमेंट एक्सपर्ट वर्क। अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट वर्क कर रहा है ना, उसकी अप्रोप्रिएटनेस को इवेल्युएट करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना, सीधा आएंगे मेमोरी टेक्निक के ऊपर। मेमोरी टेक्निक है इसकी रेलिवेंस एंड रीजनेबलनेस। ठीक है, तो तीनों ही पॉइंट में रेलिवेंस एंड रीजनेबलनेस जैसे वर्ड यूज हो रखा है। तो पहला क्या आ गया इसमें, द रेलिवेंस एंड रीजनेबलनेस ऑफ दैट एक्सपर्ट फाइंडिंग्स और कंक्लूजन। कुछ भी उसने अगर फाइंडिंग्स करी है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने कुछ कंक्लूजन निकाले हैं, उसका रेलिवेंस एंड रीजनेबलनेस क्या है वो देखो। अगला देखो ऊपर अगेन वही, कुछ नहीं एजम्पशंस एंड मेथड्स वगैरह यूज़ करें हैं, तो उसकी रेलिवेंस एंड रीजनेबलनेस क्या है वो देखो। अगेन वही कि भैया जी अगर उसने कोई भी डेटा वगैरह यूज़ करा है, तो डेटा का सोर्स क्या है, सोर्स वगैरह क्या है, वो रेलिवेंट है या नहीं, एक्यूरेट है या नहीं, वो देखो। बस कुछ भी नहीं है। तो मैं कहीं ना कहीं बोलूँ तो ये भी आपको ऊपर वाले टॉपिक से रिलेट करता है, थर्ड और फोर्थ पॉइंट से। इसके जो आखिरी के 2 पॉइंट है ना इस टॉपिक के, इवैल्यूएट द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द मैनेजमेंट एक्सपर्ट वर्क, ये ऊपर वाले टॉपिक के 2 पॉइंट से, आखिरी के 2 पॉइंट से रिलेट करते हैं। देखो एजम्पशन एंड मेथड के लिए आ गया आपका रेलिवेंस एंड रीजनेबलनेस ऑफ द एजम्पशन एंड मेथड। फिर अगला इंटरनेशनल डेटा के लिए आपका क्या आ गया, द रेलिवेंस ऑफ द सोर्स ऑफ डेटा वगैरह। ठीक है, चलो यहाँ पे हमारे टॉपिक बड़े प्यार से ख़त्म होते हैं, और पेपर में जो चांसेस हैं आने के वो कहीं ना कहीं इन्हीं टॉपिक से रहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दैट इज़ रिलायबिलिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन टू बी यूज ऑडिट एविडेंस। ये इतना ईजी टॉपिक है, आप मतलब पढ़ाने की जरूरत भी नहीं, मैं फिर भी एक बार पढ़ा देता हूँ। क्या है ये कि मतलब इन्फॉर्मेशन जब एज ऑडिट एविडेंस यूज़ कर रहे हो, वो रिलायबल है या नहीं है, तो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, नीचे दिए हुए 5। पहला, अगर वो आपने इंडिपेंडेंट सोर्स से लिया है तो वो रिलायबल है। ऑडिटर साहब ने डायरेक्टली लिया है इंस्टीट्यूट ऑफ इनडायरेक्टली, तो रिलायबल है। आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लिए हैं इंस्टीट्यूट ऑफ फोटोकॉपीज, तो रिलायबल है। आपने डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में लिया इंस्टीट्यूट ऑफ ओरली, तो रिलायबल है। या फिर अगला अगला यहाँ पे क्या आ गया, ये पॉइंट आपका कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, मैं बोलूँगा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है उसके सोर्सेज को, एक्सटर्नल सोर्सेज को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। मतलब यहाँ पे क्या है, इवन तो अगर आप इंटरनल इन्फॉर्मेशन को भी एज ऑडिट एविडेंस यूज़ कर रहे हो ना, तो भी वो रिलायबल मानी जाएगी। कब,
जब उस पर कंट्रोल्स जो हैं अच्छे लगे हों तो इसमें क्या आ गया था, द रिलायबिलिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंस दैट इज जनरली जनरेटेड इंटरनली इज इंक्रीज व्हेन द रिलेटेड कंट्रोल्स ओवर इट्स प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस इम्पोज बाय द एंटिटी आर इफेक्टिव। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक हमारा खत्म हो जाता है, बड़े ही प्यार से याद करते चलना है इसको। अगला क्या आता है इसमें, ऑडिट प्रोसीजर्स क्या रहेंगे फॉर ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस। ये इतना ईजी टॉपिक है, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा इसमें कुछ भी आएगा, बट फिर भी पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो पहला टॉपिक क्या आ गया, इसमें क्या क्या प्रोसीजर आपको लगाने पड़ेंगे ऑडिट एविडेंस यूज़ करने के लिए। हमेशा बोलेंगे रैप, फैप, सैप। फिर से बोलेंगे रैप, फैप, सैप। तो पहला क्या आ गया इसमें, रैप। रैप मतलब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। फैप का मतलब फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। इसके अंदर दो सब पॉइंट है, जिसमें पहला क्या है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। चाहे वो एसए ने बोला हो या ना बोला हो, आपने खुद से कर रहे हो तब भी। अगला क्या आ गया इसमें, सब्सटेंटिव प्रोसीजर इंक्लूडिंग टीओडी। टीओडी का मतलब है टेस्ट ऑफ डिटेल्स। एंड सैप। सैप का मतलब सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। तो कुछ नहीं याद करना आपको, ऐसे याद करना है, रैप, फैप, सैप, रैप, फैप, सैप। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे इसके बाद। ठीक है, लास्ट टॉपिक है टूवर्ड्स, जिसमें से ये एमसीक्यू फेवरेट टॉपिक है आपका। मैं इतना बोल सकता हूँ कि अगर ऐसे बनाएगा ना तो इसके ऊपर एक 2 नंबर का एमसीक्यू आने के पूरे चांसेस है, क्योंकि ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको कंफ्यूज कर देंगे। कंफ्यूज इन द सेंस कि ये कौन सा इंस्पेक्शन है, कौन सा एक्सटर्नल कंफर्मेशन है, कौन सा रिकैल्कुलेशन, पता भी नहीं लगेगा। और जनरली ऐसे ही एमसीक्यू 2 नंबर के आते हैं, जहाँ पे चारों ऑप्शन एक जैसे लगते हैं। ठीक है, तो ये 1 नंबर या 2 नंबर के जो एमसीक्यू पेपर आपको मिलते हैं, ये कोई ऐसे नहीं मिलते कि कोई हार्ड है या कोई ईजी है। जी नहीं, ये इस तरीके से मिलते हैं कि जहाँ पे चारों टॉपिक, चारों ऑप्शन सिमिलर लग रहे हैं ना, वो 2 नंबर का बन जाता है। जहाँ पे एक ही आंसर है, सबको पता है, वो 1 नंबर का बनता है, चाहे इवन तो कितना हार्ड क्यों ना हो। लेकिन जहाँ चारों ऑप्शन सिमिलर है, वहाँ पे क्या आएगा आपको, 2 नंबर का एमसीक्यू, चाहे इवन तो इतना ईजी क्यों ना हो। ठीक है, तो यहीं पे नंबर कटते हैं, यहीं नंबर बढ़ते हैं। ठीक है, चलो तो लास्ट टॉपिक हमारा क्या है, दैट इज मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस। तो उसमें पहला क्या आता है, इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मतलब क्या है, एग्जामिन करना रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स को, चाहे वो इंटरनल है, चाहे वो एक्सटर्नल है, चाहे वो पेपर फॉर्म में है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, चाहे वो अदर मीडिया, किसी भी फॉर्म में है। ठीक है, पहला टॉपिक खत्म होता है। देन हमारा क्या आता है इसमें, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है, सिंपल से हिंदी में क्या मतलब है, ऑब्जर्व का मतलब होता है, ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है, सामने वाला क्या काम कर रहा है उसको ऑब्जर्व करना, उसको लुक करना, दैट्स इट। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन कंसिस्ट ऑफ लुकिंग एट अ प्रोसेस और प्रोसीजर बीइंग परफॉर्म्ड बाय द अदर्स। ठीक है, अगला एक्सटर्नल कंफर्मेशन, कुछ भी नहीं है, थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन लेना है। इस पर हमारा अलग से एसए के अंदर एसए भी हमारा इसके ऊपर। ठीक है, चलो अगला क्या है, रिकैलकुलेशन का मतलब होता है मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करनी है, मतलब रिकैलकुलेट करना है, चाहे मैनुअल चाहे इलेक्ट्रॉनिक। अगला आता है री परफॉर्मेंस, जो टास्क किसने ऑलरेडी कर दिया उसको इंडिपेंडेंट फिर से करना है। एंड अगला क्या आता है आपका, एनालिटिकल प्रोसीजर, या आपने बड़े अच्छे से वर्ड सुना होगा इसके अंदर, प्लोजेबल रिलेशनशिप, आपने इंटरमीडिएट में भी पढ़ा होगा प्लोजेबल रिलेशनशिप। ठीक है, तो प्लोजेबल का मतलब क्या होता है कि दो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप निकालना। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इतने हैं तो सैलरी इतनी होगी। ठीक है ना, रॉ मटेरियल इतना है तो फिर फिनिश गुड्स इतने प्रोड्यूस हुए होंगे, तो उसको बोलते हैं प्लोजेबल रिलेशनशिप। एंड लास्ट में क्या आता है, वह आपका इंक्वायरी, जिसपे मैं क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, सीधा सीधा इस पे आएंगे, मेमो टेक्निक पे आएंगे। दैट इज़ पहले 2 पॉइंट में इंक्वायरी ले लो और फिर 2 पॉइंट में रिस्पॉन्स कर दो। फिर से बोलेंगे, पहले 2 पॉइंट में इंक्वायरी ले लो और फिर 2 पॉइंट में रिस्पॉन्स टू इंक्वायरी। फिर से बोलेंगे, पहले 2 पॉइंट में इंक्वायरी ले लो और फिर 2 पॉइंट में रिस्पॉन्स टू इंक्वायरी। तो पहले क्या आ गया, इंक्वायरी का मतलब क्या होता है, देखो पहले 2 पॉइंट में इंक्वायरी ले रहे हैं हम। ठीक है, तो उसमें क्या कहता है, इंक्वायरी का मतलब क्या है, इन्फॉर्मेशन लेना नॉलेजेबल पर्सन से, चाहे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, चाहे नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, चाहे एंटिटी के अंदर से चाहे बाहर से, कैसे भी करके लेना। सेकंड पॉइंट में क्या है, इंक्वायरी आप रिटर्न भी ले सकते हो और ओरल भी ले सकते हो। जब आप रिटर्न ले रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं, फॉर्मल। जब आप ले रहे हो ओरल, उसको बोलते हैं इनफॉर्मल। ठीक है, अगले 2 पॉइंट में क्या करेंगे, हम रिस्पॉन्स देंगे इंक्वायरी में। सबसे पहले क्या आ गया इसके अंदर, देयर इज रिस्पॉन्स टू इंक्वायरी में प्रोवाइड द ऑडिटर विद इन्फॉर्मेशन नॉट प्रीवियसली पोजेस और विद corroborative audit procedure. Alternatively, responses might provide information that differs significantly from other information that the auditor has obtained. ठीक है, तो रिस्पॉन्स का मतलब क्या है कि इवन दो ऑडिटर साहब ने कुछ पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करा है, तो इंक्वायरी जो है ना, ऐसी चीज़ है जो उसकी इन्फॉर्मेशन जो उससे पहले कलेक्ट करी है ना, उसको भी चेंज कर सकती है। ठीक है, एंड लास्ट में क्या आ गया इसमें, इन सम केसेस रिस्पॉन्सेज टू इंक्वायरी प्रोवाइड अ बेसिस फॉर द ऑडिटर टू मॉडिफाई और परफॉर्म एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर। ठीक है, तो यहाँ पे जब वो रिस्पॉन्स करता है इंक्वायरी को, जब रिस्पॉन्सेज टू इंक्वायरी उसको प्रोवाइड कर सकता है विद अ बेसिस, उसको एक बेसिस मिल सकता है किस चीज़ के लिए, कि जहाँ पे भी अपने ओपिनियन को, ओपिनियन मत बोलना, हाँ यहाँ पे ये बच्चे क्या गलती करते हैं यहाँ पे, कि ओपिनियन वर्ड यूज़ करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम ऐसे 705 706 में आ चुके हैं कि हम यहाँ पे मॉडिफाई कर रहे हैं ओपिनियन। जी नहीं, ओपिनियन मॉडिफाई नहीं हो रहा है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स। ठीक है, चलो तो यहाँ हमारा का पूरा हमारा ऐसे 500 खत्म हो जाता है। होप्स आपको अच्छा लगा होगा, और इसमें आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर मैं एक बार मार्क करना चाहूँ तो मैं मार्क कर देता हूँ आपके लिए, 1 मिनट बस। ठीक है, जो आने के पूरे चांसेस हैं इस बार, एक तो ये,
देन आपका एक ये वाला टॉपिक, देन आपका एक ऊपर वाला टॉपिक, ठीक है। और लास्ट में आपका ये तो पूरे टॉपिक में इंपॉर्टेंट बोलूँगा, दैट इज़ मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू पर्पज़ के लिए इंपॉर्टेंट है और किसी भी पर्पज़ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियोज़ को जरूर शेयर करते रहे अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और कमेंट जरूर करें, जिससे मुझे पता लगे कि हाँ रिस्पॉन्स आ रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करने में मोटिवेशन मिले। तो जनरली पता होता क्या है, 1 मिनट आपको और लूँगा, आप लोगों ने और वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पे, तो उसमें क्या बोलते हैं दूसरे लोग कि हमें मोटिवेशन मिलता है जब आप कमेंट करते हो। तो मैं भी उनको मजाक में लेता था कि आप बोल रहे हैं ये लोग जानबूझ के सब्सक्राइबर बढ़ाने की बात करवा रहे हैं कि सब्सक्राइबर बढ़ा दो या फिर हमारे व्यूज़ बढ़वा दो या फिर लाइक्स करवा दो। तो मुझे भी लगता था कि फालतू चीज़ है, कुछ कमेंट से कुछ नहीं होता, कुछ मोटिवेशन नहीं मिलती। बट नहीं, अब मैं स्टेज पे खड़ा हूँ, मुझे सच में लग रहा है कि हाँ कमेंट से आपको मोटिवेशन मिलती है कि आप कितनी रिकॉर्ड और करने वाले हो वीडियो, या फिर कितनी फ्रीक्वेंटली रिकॉर्ड करने वाले हो, क्योंकि सिलेबस तो खत्म होना है एक टाइम पे, ऐसे तो नहीं है, बट कितना जल्दी खत्म होता है वो मैटर करता है, ठीक है। चलिए नए ऐसे के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस, टेक केयर।